वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। देखिए, ओम्स नाम के पर्सन ने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ये बात बताई थी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टेट चेंज ना होने का मतलब होता है लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दोनों बदलना नहीं चाहिए। ना तो लेंथ बदलना चाहिए ना क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलना चाहिए। दूसरी बात, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई होती है, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तब ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी सर्किट से पास होने वाला करंट उससे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी सर्किट से पास होने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को जब आप ओपन करते हैं तो I इक्वल टू 1/R इंटू V या V इक्वल टू IR लिखा होता है, जबकि यहां पर R का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल R होता है। तो R बेसिकली क्या डिफाइन किया जाता है? R इक्वल टू V अपॉन I। चेक कर लो, R इक्वल टू कितना है? V अपॉन I। मतलब क्या हुआ? अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से, वापस सुनना, सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो इस सर्किट के रेजिस्टेंस को 1 ओम, दैट इज 1 ओम कहा जाता है। वापस सुन लेना बच्चों, क्या बोल रहा हूं। अगर सर्किट में कितना 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से कितना करंट फ्लो होता है? 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो उसके रेजिस्टेंस को 1 ओम रेजिस्टेंस कहा जाता है। आप चाहें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I। अच्छा, पोटेंशियल को लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर है करंट। I इक्वल टू क्या लिखा जाता है? करंट के लिए A लिखा जाता है, और इससे आप ऐसा लिख सकते हैं W अपॉन A इंटू Q। आपको याद दिलाना चाहूंगा, कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का होता है वही वर्क का होता है। तो हम लिख सकते हैं M1 L2 T-2। चार्ज के लिए AT यूज किया जाता है, तो A की पावर 1 इंटू A इंटू कैपिटल T। ये आ चुका है आपके पास M1 L2 T-2। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -1, और A की पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2 कहलाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू M1 L2 T-3 A-2। ये आ चुका है आपके पास में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। अब देखो एक बात और समझो, कई किताबों में 10th क्लास पास आउट है आप, बराबर है, तो कई किताबों में VI ग्राफ बनाया जाता है और कई किताबों में IV ग्राफ बनाया जाता है। कई किताबों में VI ग्राफ बनाया जाता है, कई किताबों में IV ग्राफ बनाया जाता है। थोड़ा समझना, ये Y एक्सेस है और ये X एक्सेस है। मैं X एक्सेस को इंडिपेंडेंट एक्सेस भी कहता हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेस भी कहता हूं। मतलब जो हमारे हाथ में होता है, जिसे हम बदलते हैं, जिसे हम चेंज करते हैं। और Y को मैं कहता हूं डिपेंडेंट, जो बदलने के बाद, चेंज लाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे डिपेंडेंट कहा जाता है। बच्चों एक बात बताइएगा, आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा हुआ है, बराबर है, तो उसमें हमने क्या किया था जिससे करंट फ्लो हुआ था? मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। हमने कंडक्टर लिया था, कंडक्टर जब लिया था और इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, तो बताओ क्या हुआ था? बोले सर जब कंडक्टर लिया था और कंडक्टर पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था तो सर रैंडम मोशन हो रहा था, एवरेज वेलोसिटी 0 आई थी, कोई भी करंट नहीं था, कोई भी करंट नहीं था। तो बताओ करंट कितना था? तो करंट 0 था। पर जब आपने क्या अप्लाई किया था? बोले सोर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से क्या हुआ था? सर बोले फील्ड। फील्ड से इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा था? बोले सर फोर्स। फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था? सर एक्सेलरेट। एक्सेलरेट होकर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हुई थी? इलेक्ट्रॉन मोशन में आया था। इलेक्ट्रॉन किस में आया था? मोशन में आया था। और बताओ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब करंट अप्लाई, करंट कब आया, करंट पिक्चर में कब आया? तब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो बताओ पिक्चर में कौन आ रहा है? करंट। पर किसके कारण आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए पिक्चर में कौन आ रहा है? करंट आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? तो कॉज क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान रखना बेटा, कॉज क्या है? कॉज क्या है? किसके कारण फ्लो हो रहा है? तो कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस। और इफेक्ट क्या आ रहा है? सर बोले इफेक्ट है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज है मतलब क्या है? करंट है। तो मुझे बताइए इंडिपेंडेंट कौन हुआ? तो मैं कह सकता हूं यहां पे इंडिपेंडेंट कौन हुआ और यहां पे डिपेंडेंट कौन हुआ?
तो बच्चों आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इंडिपेंडेंट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, डिपेंडेंट हुआ करंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे पोटेंशियल डिफरेंस को बताना ज्यादा बेहतर होता है, करंट को कौन से एक्सेस पे, डिपेंडेंट मतलब वाई एक्सेस पे बताना बेहतर होता है। हालांकि दोनों सही अपनी जगह पर, बस दोनों के थोड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो देखिए अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पहला वाला ग्राफ बनाते हैं वी आई ग्राफ, तो v इक्वल टू आर इंटू आई, वाई इक्वल टू एम एक्स, और y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हो गया आपके पास में। तो m क्या कहलाता है, m स्लोप कहलाता है। स्लोप को क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। तो टेन थीटा कंपेयर करो तो कितना आ रहा है, r आ रहा है, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू r, ये आ गया आपके पास में स्लोप। तो वी आई ग्राफ का स्लोप, वापस सुन लेना, कौन से ग्राफ का स्लोप, अरे भाई कौन से ग्राफ का स्लोप, वी आई ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो टेन थीटा बताता है। टेन थीटा क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। तो वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस बताता है। अब सोचो अगर आई वी ग्राफ होता तो क्या करते, अगर हम इस तरह से प्लॉटिंग करते हैं, आई वी ग्राफ होता तो क्या करते, आई वी ग्राफ होता तो v इक्वल टू आई आर से, सोचो ध्यान से, जो जिस एक्सेस पे होगा उसको उसे रिप्रेजेंट करो। i कौन से एक्सेस पे, y, ये हो गया m। तो अब देखो बेटा ये आपके पास में r है, तो y इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू एक्स, तो y इक्वल टू आप लिख दो mx। तो इस बार m मतलब स्लोप, अरे भाई m मतलब स्लोप, स्लोप कितना आया है, टेन थीटा आया है, टेन थीटा कितना आएगा, 1 अपॉन r आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो हम कह सकते हैं इस बार स्लोप की वैल्यू, इस बार किसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, स्लोप की वैल्यू m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन r आएगी। तो अंतर क्या आया, अंतर आया वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस। आईवी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, बोलो भाई आईवी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है कंडक्टेंस। बराबर, तो हमने ये बात सीख ली। अब ये बात समझने के बाद समझिएगा, ये यहां पर एक बात और नोट करना बच्चों, यहां पर दोनों ग्राफ कौन सी लाइन है, दोनों ग्राफ कौन सी लाइन है, सर दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। सर मैं ये सोचता हूं, एक स्टूडेंट पूछता है सर क्या जरूरी हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही हो, हाँ भाई जरूरी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा जरूरी नहीं कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। सर कुछ दूसरा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना, हो सकता है। तो देखो ध्यान से सुनना है कि अगर ग्राफ की बात करें, ये आईवी ग्राफ है, सर ये वाला ग्राफ अगर ऐसा ग्राफ हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, ये ग्राफ भी पॉसिबल है। सर लेकिन यहां फिर ओम्स लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। सर ओम्स लॉ कब होता है, अरे ओम्स लॉ तो तभी होता है जब स्ट्रेट लाइन होता है। सर अगर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है तो ये क्या होगा, तो बेटा ये नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। कौन सा होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। इसलिए कंडक्टर के क्लासिफिकेशन भी दो तरह से किए गए हैं बेटा, ध्यान से सुनना, कंडक्टर के क्लासिफिकेशन भी दो तरह के हैं, एक है ओमिक, एक कौन सा है ओमिक, और दूसरा कौन सा है नॉन ओमिक। वापस सुन लेना बेटा, एक क्लासिफिकेशन है ओमिक और दूसरा कौन सा है नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर का मतलब जिस कंडक्टर के लिए आईवी ग्राफ कौन सी लाइन होता है, बोल भाई कौन सी लाइन होता है, सर बोले स्ट्रेट लाइन होता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। इसका एक दूसरा मतलब यह भी है बेटा, m इक्वल टू टेन थीटा, टेन मान लो 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1060, और 1060 कितना होता है, बता भाई 1060 कितना होता है, √3 होता है सर, तो √3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे बता हर जगह पे जब तू ऐसा इस तरह से कर रहा था तो बता हर जगह पे बनने वाला एंगल सेम था या डिफरेंट था, बोल भाई एंगल सेम था या डिफरेंट था, बोले सर देखो ये लेंथ तो बढ़ती जा रही है। अरे नालायक दुष्ट, ये लेंथ जो बढ़ रही है ना ये आर्क लेंथ है, लेकिन ये दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल तो अभी भी 60 डिग्री है, बराबर है। अगर एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है रेजिस्टेंस की, एक ही वैल्यू है सर। लेकिन इस केसेस में क्या होगा, तो देख बेटा आईवी ग्राफ इस पॉइंट पे चेक कर, आईवी ग्राफ इस पॉइंट पे चेक कर, आईवी ग्राफ इस पॉइंट पे चेक कर, ये θ1, ये θ2, ये θ3, मतलब सर यहां पर θ1, θ2, θ3 चेक कर, सबसे बड़ा कौन सा एंगल दिख रहा है, बोले सर θ3, फिर θ2, फिर θ1, सो tan θ3, tan θ2, tan θ1,
मतलब थर्ड पॉइंट पे रेजिस्टेंस R3, सेकंड पॉइंट पे रेजिस्टेंस R2, फर्स्ट पॉइंट पे रेजिस्टेंस R1। तो इसके इस रेजिस्टेंस को कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस कहते हैं? स्टैटिक रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस लगातार बदलता है, रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, इसलिए इसे स्टैटिक नहीं कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्या है बात समझ में आई? तो इसे डायनेमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसे केसेस में जब नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, तो देखिए ध्यान से, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए मान लीजिए मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं। ये 2 पॉइंट लेने पर ये रहा I, ये रहा V, ये V1, इससे करस्पॉन्डिंग I1, ये आपके पास V2, इससे करस्पॉन्डिंग I2, ये रहा A और ये रहा आपके पास B। A का कोऑर्डिनेट चेक करना है, x, y के हिसाब से चेक करना है। x ये रहा V1, y ये रहा I1, B चेक करना, x कोऑर्डिनेट कितना है V2, y कितना है I2, बराबर है। ये रहा A, ये रहा B, V1 ये I1, ये V2 ये I2। चलो बताओ ध्यान से, अभी मैंने बताया था डेल्टा ओम्स लॉ क्या था? तो ओम्स लॉ था सर, ओमिक कंडक्टर था V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। हाँ भाई नॉन ओमिक कंडक्टर है, लेकिन रेजिस्टेंस तो डिफाइंड होगा, वो होगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। सर बोले कैसे? तो देख बेटा ऐसे, इस तरह से कि यहां पर जब आपने 2 ग्राफ बनाए, 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ये देखो यहां से यहां ऐसा बनाया, एक पॉइंट ऐसा, एक पॉइंट ऐसा, यहां से ज्वाइन कर दो, यहां से ज्वाइन करने पर ये आ गया पॉइंट A, ये आ गया पॉइंट B, ये थीटा, tan थीटा निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं से C कह देता हूं, परपेंडिकुलर BC, बेस आपके पास AC, बराबर, परपेंडिकुलर BC बेस AC, तो BC कैसे निकालोगे? ये रहा पॉइंट C, भाई यहां से यहां तक V2, यहां से यहां तक V1, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक V2, यहां से यहां तक V1, तो बताओ ये कितना आएगा? बोले सिंपल सर V2 माइनस V1। भाई यहां से यहां तक I2, यहां से यहां तक I1, तो बोलो ये कितना आएगा? बोले सर I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। और बताओ, मैंने यही कहा था tan थीटा, V2 माइनस V1 लार्ज है, लार्ज है तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I है, इसे कहते हैं फाइनाइट चेंज। कौन सा कहते हैं? फाइनाइट चेंज, बराबर है। ये हो गया फाइनाइट चेंज। अब सोच बेटा, ध्यान से सोच, अगर यही चेंजेस ऐसे लेके आए कि पहले ये लार्ज गैप था, अब मैंने 2 पॉइंट पास में सेलेक्ट कर लिए, थोड़े से पास में, तो पास में सेलेक्ट करने पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। सर और क्या चेंजेस लाए? मैंने और 2 पॉइंट पास में कर लिए, तो ये तो बिल्कुल पास में करने पर एक ही पॉइंट पर आ गए। पास में कर लिए मतलब मैंने ये रीजन छोटा कर दिया, ये डेल्टा V और ये डेल्टा I, वापस सुनना ध्यान से, ये डेल्टा V और ये डेल्टा I, तो मैंने ये छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। छोटा कर दिया मतलब ये 2 वैल्यू पास लेके आ गया, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वैल्यू बस बिल्कुल पास आ जाएगी, बराबर है। तो अगर मैं कहता हूं क्या कहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज अगर छोटा कर दिया जाए, अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज अगर छोटा कर दिया जाए, टेंस टू 0 कर दिया जाए, टेंस टू 0 कर दिया जाए, तो डेल्टा V बड़ा वाला चेंज जो है उसे आप क्या लिख सकते हैं? बड़ा वाला चेंज उसे आप क्या लिख सकते हैं? उससे छोटा चेंज लिख सकते हैं। तो बड़े वाले चेंज को आप छोटा चेंज लिख सकते हैं। तो किताबों में कई जगह पर इसे लिखा गया है डेल्टा I टेंस टू 0, ठीक है, डेल्टा I टेंस टू 0, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, बराबर है। तो इसे लिखा जाता है dV बाई dr, dV बाई di, और dV बाई di को कहते हैं R। R मतलब डायनेमिक रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? डायनेमिक रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को क्लियर होगी। तो हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस समझ लिया, कंडक्टर के टाइप समझ लिए। कंडक्टर कितने तरह के होते हैं? सर कंडक्टर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोले ओमिक और नॉन ओमिक। अच्छा, ओमिक के नाम और नॉन ओमिक के नाम। तो नॉन ओमिक कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? तो मैं एक बार याद दिला देता हूं। नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं रजिस्टर, रजिस्टर कहने की प्लेस पे मैं कहूंगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के साथ साथ डायोड, डायोड के साथ साथ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, वैक्यूम ट्यूब्स। ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल है। इसमें से एक और आता है जिसे हम कहते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर
टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर। अब चलो एक क्वेश्चन समझते हैं बेटा। क्वेश्चन एक आपको कहा गया है, आपको आईवी ग्राफ गिवन है। आईवी ग्राफ में ये फर्स्ट कर्व है, सेकंड कर्व है, 30 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, ये R1 और R2 है। आपसे पूछा गया बताओ दोनों में से रेजिस्टेंस किसका बड़ा है। तो देखो आईवी ग्राफ का स्लोप 1/r बताता है tan थीटा। तो मैं क्या कहता हूं 60 बड़ा है 30 से, tan 60 बड़ा है tan 30 से, तो इसका स्लोप मतलब 1/60 किसके लिए, 60 सेकंड वाले के लिए, तो 1/r2 बड़ा है 1/r1 से, तो R1 बड़ा है R2 से, मतलब पहले वाले का रेजिस्टेंस बड़ा है दूसरे वाले का छोटा है। पर अगर सोचो यहां पर आईवी ग्राफ के प्लेस पे वीआई ग्राफ कर दिया जाता, तब क्या होता, तब इसका tan थीटा रेजिस्टेंस के बारे में बताता। तो मतलब हम कहते हैं 60 बड़ा है 30 से, tan 60 बड़ा है tan 30 से, तो वीआई ग्राफ का स्लोप R मतलब रेजिस्टेंस कहलाता है। तो 60 डिग्री के लिए कौन है, 60 डिग्री के लिए R2 है, इसके लिए कौन है, ये R1 है, तो R2 ग्रेटर देन R1 है। तो इस तरह से हमने ओम्स लॉ के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की, और आगे चल के फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।